ये एक सवाल है हमारे पास, ठीक है, कि फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में अपने को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है, ठीक है। आपको अभी ये सॉल्व करना है, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बेटा घड़ी के साथ, ठीक है, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व कर दो इसे, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, कर दो जल्दी। देखो बेटा आज आपको एक और तरीका बताता हूँ सर्किट सॉल्व करने का, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने बोला ये पॉइंट ए है बेटा, तो अगर मैं इस पॉइंट को एक, ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट भी ए ही होगा, और अगर ये पॉइंट बी है तो क्या ये पॉइंट भी बी ही होगा, बताओ, है ना। और ये जो दोनों पॉइंट है बेटा इसके नाम दे देते हैं ना, क्योंकि इसे हम ना ए कह सकते हैं ना बी कह सकते हैं, क्योंकि हर जगह रेसिस्टेंस है बीच में, है ना, इस तरफ से जाओगे तब भी है, इस तरफ से जाओगे तब भी है, ठीक है। तो यहाँ पर चारों तरफ रेसिस्टेंस है। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो सर्किट बना रहा हूँ अब मैं यहाँ पर, है ना, देखना ध्यान से। सबसे पहले पॉइंट्स मार्क करता हूँ, है ना। ये जो 2 पॉइंट्स है बेटा, इसमें से इस एक को मैं कह देता हूँ सी और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ डी, ठीक है। एक पॉइंट को मैंने कह दिया सी, दूसरे पॉइंट को मैंने कह दिया क्या चीज डी। अब एक बार सर्किट बना लेते हैं यार, देखो पॉइंट्स पहले मार्क कर देते हैं, ठीक है, ए बी सी डी। हमें किसके किसके बीच में निकालनी है बेटा, ए और बी के बीच में, तो यहाँ पर ए पॉइंट ए लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं पॉइंट बी लिख लेता हूँ, ठीक है। और एक को मैं इधर, देखो ए से जुड़ा हुआ कौन सा पॉइंट है बेटा, डी है, और सी भी है, तो ए से जुड़ा हुआ दोनों है, तो इसलिए मैंने देखो एक को मैंने ऊपर बना दिया सी को, और डी को मैंने यहाँ नीचे बना दिया, ठीक है। अब देखो क्या है, ए और सी के बीच में कौन कितना रेसिस्टेंस है बेटा, एक आर है क्या, ए और सी के बीच में, देखो ये आर है, तो ए और सी के बीच में एक आर बना लेंगे यार, ऐसे यू करके, ठीक है। ए और डी के बीच में देखो है क्या, एक आर, बिल्कुल है, ए और डी के बीच में भी एक आर, बी और सी के बीच में भी एक आर है, और बी और डी के बीच में भी एक आर है ना। तो बी और सी के बीच में भी बना लेते हैं, और बी और डी के बीच में भी बना लेते हैं। अब क्या है, सी और डी के बीच में भी एक आर है, सी और डी के बीच में भी एक आर बना लेते हैं। हो गए 5 रेसिस्टर यहाँ, 5 रेसिस्टर यहाँ, सारे आर है। क्या बेटा अपने को ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है यार, देखो, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब सीबी अपॉन डीबी, मतलब ऐसे लिखेंगे ना व्हीटस्टोन ब्रिज में बेटा। देखो क्या लिखेंगे बताओ मुझे, आर सी बी, आर, चलो आर ए सी अपॉन आर ए डी इज इक्वल टू आर सी बी अपॉन आर डी बी, है ना। तो अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब कि ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस्ड। कैसा है ये, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अब अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम क्या कहेंगे बताओ, बोलो बेटा, अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम, सीडी में करंट 0 है, सीडी का करंट 0। बहुत शानदार, अगर ये व्हीटस्टोन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसमें करंट 0 हो जाएगा। तो अगर इसमें करंट 0 हो गया मतलब अब ये बच गए बस। तो अब जो हमारे पास सर्किट बन गई वो कैसी बन गई बेटा, देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, है ना। तो अब जो रेसिस्टेंस है वो कैसे, देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और फिर एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है ना। ये एक आर, ये एक आर, ये एक आर, और ये एक आर, और ये पॉइंट कौन सा है बेटा, सी, और ये पॉइंट कौन सा है बताओ, डी। अब देखो ये आर और आर ये दोनों सीरीज में है क्या, बताओ मुझे, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, तो क्या बता देंगे बताओ मुझे, एक 2R यहाँ पर और एक 2R यहाँ पर, है ना। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो एक 2R यहाँ पर और एक 2R यहाँ पर, तो अब इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा, ए और बी के बीच में R। हो गया नहीं हो गया बताओ, फॉर्मूला लगाने की जरूरत तो है नहीं, अपने को सीरीज में है तो 2R, सीरीज में है तो 2R, और 2R और 2R पैरेलल में है तो R, है ना। तो यहाँ से हमारा जो R इक्विवेलेंट आया वो कितना है बताओ मुझे, कितना आ गया बेटा, और बिल्कुल ठीक है। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करें आप, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बिल्कुल। अब ये सवाल सॉल्व कर दो बेटा, चलो जल्दी से, जल्दी से सॉल्व कर दो। देखो बेटा, अब ये भी अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है क्या, जैसे मान लो कि अगर मैं कह रहा हूँ ये ए है तो ये पॉइंट भी, अरे
देखो बेटा, अगर ये पॉइंट ए है तो क्या ये पॉइंट भी ए होगा, यही ए ही होगा। अगर ये पॉइंट बी है तो क्या ये पॉइंट भी बी होगा। अब देखो ये सी और डी, तो क्या ये भी सर्किट बिल्कुल वैसा ही बन गया, बताओ मुझे, जैसा अभी तुरंत पिछले वाले में देखा था हमने, कुछ ऐसा है ना। ये वाला सर्किट भी कुछ ऐसा ही है। और अपने को सवाल में क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट शोन इन द फिगर व्हेन द करंट इज जीरो इन ब्रांच सीडी, मतलब सीडी ब्रांच में करंट जीरो है। सीडी ब्रांच में करंट जीरो मतलब क्या बेटा, क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो सीडी में करंट जीरो है, सीडी में करंट जीरो है तो फिर क्या, ये वाला सिस्टम कुछ ऐसा बन जाएगा। देखना ध्यान से यहाँ देखना बेटा, अगर सीडी वाले ब्रांच में करंट जीरो है तो जो हमारी सर्किट है वो कुछ ऐसे बन जाएगी। देखो ये 5 है और ये 20 है, ये 10 है और ये आर है। अब सोचो कि बेटा अगर इस ब्रांच में करंट जीरो है मतलब क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो मैं क्या कह सकता हूँ, बताओ मुझे। मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ये इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम होगा। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ मुझे। मैं लिख सकता हूँ क्या, 20/5, 20/5 इज इक्वल टू R अपॉन 10। तो यहाँ से ये निपट जाएगा, कितना बन जाएगा, ये 4। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 40। खत्म हो गया सवाल। R की वैल्यू निकालनी थी अपने को, ठीक है। आया सबका, नहीं आया? चलो अब देखो बेटा, अब थोड़ी सी बात करते हैं सिमेट्रिकल सर्किट के बारे में, ठीक है। देखो ये एक सिमेट्रिकल सर्किट है हमारे पास, ठीक है। आपको दिख रही होगी ये सर्किट, ये एक सर्किट आपको दिख रही होगी। तो सिमेट्रिकल सर्किट्स में होता क्या है ना बेटा, कि ये वाली जो मतलब सर्किट है ना, अगर हम KCL और KVL से सॉल्व करते हैं, मतलब ऐसी बात है कि अगर ये वाली जो सर्किट है हमारी, इसे अगर हम KCL और KVL से सॉल्व करते हैं तो हमें मुश्किल होगी बहुत ज्यादा, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में। अब देखो 1 2 3 4 लूप बन गए, I1 I2 I3 I4, है ना, ये सब। जैसे अब मान लो कि एक चीज सोचो बेटा, कि ये तो चलो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो रही थी ना हमारे पास, तो हम आराम आराम से सॉल्व कर लेते थे। अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या करोगे, तब कैसे सॉल्व करोगे। जैसे एक छोटा सा सवाल मैं तुम्हें मतलब बताता हूँ, दिखाता हूँ एक बार, है ना, कि पूछता हूँ तुमसे कि कैसे सॉल्व करोगे अगर अनबैलेंस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो है ना। देखो देखना बेटा ध्यान से सभी लोग। ठीक है, देखो आप सॉल्व कर पाओगे क्या बेटा, बताओ मुझे। अगर अनबैलेंस्ड होगी तो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्या कह रहे हो सर। बैलेंस तो कर लेते हैं, अनबैलेंस्ड का पता नहीं। ट्राई तो सर इसके लिए भी कर लेंगे। कर लोगे ना, चलो आओ कोशिश करते हैं फिर मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। फिर उसके बाद सिमेट्रिकल सर्किट के बारे में बात करेंगे, है ना, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये चीज भी थोड़ी जरूरी है अपने लिए। अब जैसे मान लो ये 5 ये 10 है ना, और ये 10 ये 5, ठीक है, ओम, सारे ओम है। ये मैं कह देता हूँ कितना कह दूँ इसे, इसे भी 10 कह देता हूँ, ये 10 ओम है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है बेटा, ठीक है। अब हमसे पूछा कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 2-3 मिनट का समय देता हूँ, एक बार सॉल्व करके बता दो मुझे जल्दी से। चलो देखो, अब सोचो कि अब यार बेटा देखो, अभी तक हमने पढ़ा था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ठीक है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था कि दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस अगर हो जाता था तो यहाँ करंट फ्लो नहीं होता था। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, जो हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है वो हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर ऐसे सवालों में बेटा अब इस 10 ओम में भी करंट जा रहा होगा, समझ रहे हो मेरी बात। अब इस 10 ओम में भी करंट जा रहा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि पहले जब ये बैलेंस था तो इसमें करंट नहीं जा रहा था, पर अब तो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए ये कर लेते हैं। सबसे पहले एक बैटरी लगा देते हैं ए और बी के क्रॉस, ठीक है। और KCL किरचॉफ्स लूप लॉ जो है ना, KCL नहीं, किरचॉफ्स लूप लॉ जो है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो लगा के और हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखना कैसे कैसे करते हैं। मैंने बोला कि मान लो कि
वी है वोल्ट, वी वोल्ट ये है वोल्टेज, वी है इसका वोल्टेज, बैटरी जो मैंने लगाई इसका वोल्टेज मैंने कह दिया वी। अब मैं क्या कह रहा हूँ बेटा कि जो हमारा ये वाला सर्किट है, जो मतलब अब इसमें कितने लूप बने, देखो लूप लॉ अगर मैं इसमें लगाना चाहता हूँ इसमें, तो मैंने बोला था ना बेटा ऐसे तो हम 2 पे करते हैं सॉल्व, पर 2 हो जाए लूप, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, जितने भी हो जाए, लूप लॉ से तो हम सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या बस एक ही लूप बढ़ा है, देखो मतलब ऐसे तो हमारे पास 2 लूप होते थे जनरली, है ना, जनरली जो हम सवाल सॉल्व करते थे, यहाँ पर क्या हमारे पास 3 लूप हो गया बेटा। देखो तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बैटरी से जो करंट जा रहा है वो आई जा रहा है, मतलब इस वाले लूप में आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस वाले लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा, आई। अच्छा, ये जो दूसरा वाला लूप है इसमें मैं कहता हूँ कि इसमें करंट जो फ्लो रहा है ये I1 फ्लो रहा है, और ये वाला जो लूप है बेटा इसमें मैं कह देता हूँ कि I2 करंट फ्लो रहा है। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं होगी अपने को, मुझे लगता है ना। इसमें लूप में I1 हो गया, इसमें I2 हो गया, इसमें I हो गया, अब एक V हो गया। अब हम क्या करेंगे पता है बेटा, देखो हम इस I की वैल्यू निकालेंगे लूप लॉ यूज करके, समझ रहे हो मेरी बात, हम क्या करेंगे लूप लॉ यूज करके इस आई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और अगर मैंने आई की वैल्यू निकाल ली तो आप ये सोचो कि बेटा अगर इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, मतलब अगर बैटरी से आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इस सर्किट को क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ, देखना ध्यान से, क्या इस लूप को अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये हमारे पास कोई एक रेसिस्टेंस होगा यहाँ कहीं, और सर्किट होगी कंप्लीट, है ना, और ये जो वोल्टेज है ये कितना है, वी है, कितना है ये, वी है, वी है, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो आई जा रहा है, ये वाला जो रेसिस्टेंस है ये हमारा क्या हो गया बेटा, आर इक्विवेलेंट कह सकते हैं। यही तो हम डिफाइन जो हमने किया था आर इक्विवेलेंट को, तो हमने ऐसे ही किया था ना कि बैटरी से अभी अगर मैंने आई यहाँ अज्यूम किया तो यहाँ भी आई करंट ही फ्लो होना चाहिए इस सर्किट में, तभी तो ये आर इक्विवेलेंट होगा। तो अगर मैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से लिखना चाहूँ बेटा, अगर मैं यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा बताना एक बार, V अपॉन आई, क्या आर इक्विवेलेंट की वैल्यू में V अपॉन आई लिखूंगा बताओ मुझे, बोलो। यस सर। V अपॉन आई लिखूंगा, आर इक्विवेलेंट, बहुत शानदार। तो अगर V अपॉन आई लिख रहा हूँ और यहाँ पे आई करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो आप ये सोचो कि अगर यहाँ से मैं V अपॉन आई की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या मेरे पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा यार, आ जाएगा सर। बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब एक बार इस वाले सर्किट से V अपॉन आई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं एक बार, है ना, देखते हैं क्या हम निकाल पा रहे हैं नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या कहते हो, हाँ सर करते हैं। करते हैं, आओ चलो। तो फिर अब जो हमारी सर्किट है बेटा वो कैसी बन जाएगी, देखना ध्यान से सुनना। मैं सर्किट ना थोड़ी ऐसे बनाता हूँ कि थोड़ा आसान रहे अपने लिए, है ना, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा ही सा, थोड़ा सा बदल रहा हूँ सर्किट को, है ना, देखो कैसे। ओह, बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड लग रही है मुझे बहुत ज्यादा। और ऊपर से मैंने ये दरवाजा भी खोल के रखा हुआ है ना बेटा, हवा आ रही है बिल्कुल तेज, मतलब जैसी हवा चल रही है ना बाहर वैसी भैया। हवा बिल्कुल छाती में लगती है सर, अब दरवाजे बंद हाँ करवा भैया दो। बहुत बहुत बिल्कुल, वो मतलब कांप जाता हूँ बेटा मैं हवा से ना क्या बताऊँ। बंद रखा है दरवाजे खिड़कियां। आज और ऊपर से इधर बहुत खुला है यार, बहुत खुला सा है ये जो जगह है ना बहुत खुली खुली है, तो और ज्यादा ठंड लगती है इधर तो, मेरी तो बैंड बजी रहती है बेटा ठंड से तो। गर्मियों में ये आपको अच्छा लगेगा ये एरिया। हाँ यार, कोटा वगैरह में पता है बेटा इतनी ठंड नहीं होती थी यार कभी भी। पता नहीं सर, हम तो गए नहीं कभी। सर कोटा हाँ पड़ता तुम गए कितना थे लो है, पहाड़ों से घिरा हुआ है कोटा। बहुत बहुत अच्छी जगह है यार, मतलब वहां तो ऐसा होता था बेटा गर्मियों में भी अगर तुम कूलर चला रहे हो ना तो रात को 3 बजे तुम्हें कंबल ओढ़ना पड़ जाता था, मुझे तो ओढ़ना पड़ जाता था, मैं कूलर वूलर बंद करके और फिर कंबल ओढ़ के सोता था, इतनी ठंड हो जाती थी फिर रात को। रेगिस्तान है यार वो, अलग ही जगह है, मतलब अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी वो जगह। सर सिर्फ रेगिस्तान की बात नहीं है ना, उसके आसपास पहाड़ियां भी बहुत है, तो गर्मी पड़ती नहीं जल्दी हाँ, से और ठंड आती नहीं। ठंड आते जल्दी से, पत्थर जो होते हैं ना बेटा वो जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, मिट्टी नहीं होती।
खैर देखो, तो ये हमने सर्किट बना ली थी है ना। अब एक बार अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू लिखे तो क्या क्या है बेटा, देखो इधर 5 है, ऊपर 10 है, इधर 5 है, ऊपर 10 और ये 10 है ना। तो ऊपर वाला मैं कह देता हूँ कि ये ऊपर वाला देखो 5 ओम, ठीक है, नीचे वाला 10 ओम, ये तो 10 ओम है ये अपना, और ये कितना 10 ओम, और ये नीचे वाला कितना बेटा 5 ओम, है ना। और यहाँ पर जो बैटरी मैंने लगाई ये V वोल्ट की, ठीक है। अब करंट जो मैंने अज्यूम की थी वो क्या अज्यूम की थी बताओ मुझे। देखो इस वाले में मैंने क्या अज्यूम किया था, I करंट अज्यूम किया था क्या बेटा। इस वाले लूप में मैंने कितना अज्यूम किया था, इधर ही किया था क्या, डायरेक्शन यही थी या अलग थी, यही थी I1, है ना। I1 ये हो गया, ये कितना हो गया बेटा I2 हो गया। अच्छा अब एक बार लूप ला लगाते हैं बेटा, ठीक है, कि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, वैसे तो 4 वेरिएबल है लेकिन 3 इक्वेशन, और I1 को हमें V के टर्म्स में निकालना है बस। तो अगर I1 को V के टर्म्स में निकाल लेंगे तो V अपॉन I कर लेंगे तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा, है ना। तो देखो एक बार लूप ला लगाते हैं इसमें, है ना। कौन से लूप में घूमे, इस वाले लूप में घूमते हैं पहले तो, ठीक है। ये वाला जो लूप है हमारा, पॉइंट्स के नाम भी दे देता हूँ बेटा, है ना। जैसे मैं कह देता हूँ कौन सा पॉइंट दे दूँ, ए और बी के बीच में निकालना था ना, ये पॉइंट था हमारा ए, तो ये पॉइंट भी हो गया ए, ठीक है। ये पॉइंट अभी दिया नहीं हमने नाम कोई, ये वाला पॉइंट हमारा था बी, है ना। ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा बेटा, सी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं, ठीक है। तो एक बार ना मैं इस वाले लूप में AADC लूप में घूमता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले लूप में घूमता हूँ बेटा, तो अब सोचो क्या होगा, इक्वेशन लिखनी है अपने को, है ना। कौन से लूप के लिए, फॉर लूप, कौन से लूप के लिए बेटा, AADCA। AADCA, शानदार, AADCA, इस वाले लूप के लिए अपने को इक्वेशन लिखते हैं। जब यहाँ से इस वाले ए से स्टार्ट करते हैं, इधर चलते हैं। देखो इस वाले 5 ओम में कितना करंट है बेटा, I1 है क्या, तो क्या लिखूंगा बताओ, -5 I1। इसमें चलते हैं, अब DC में चलते हैं। DC में देखो क्या हो रहा है, I1 जो है वो नीचे की तरफ है और क्या I1 ऊपर की तरफ है बेटा, बताओ मुझे। देखो I2 ऊपर है, I1 नीचे है। सॉरी, हाँ, I1 जो है वो नीचे है और I2 जो है वो ऊपर है। तो क्या बोला मैंने, I1 की वजह से क्या होगा बेटा, पोटेंशियल में ड्रॉप होगा, और I1 की वजह से बढ़ेगा। तो I2 की वजह से अगर ड्रॉप होगा तो क्या लिखूंगा, -10 I1 और +10 I2, हाँ +10 I2, बोलो। यहाँ मैंने वो लिख दिया है I2, है ना। तो ये I2 ऊपर जा रहा है, I1 नीचे आ रहा है, तो ये चीज मैं लिख दूंगा। ये इक्वल टू कितना बेटा बताओ, 0, ठीक है, ये 0। अब कौन से लूप की बात करें बताओ, अब BCDB लूप की बात करते हैं। नहीं सर, प्लस ये एक और 10 बच गया ना CAR में। अच्छा नहीं, अच्छा हाँ ये बच तो गया, सॉरी, ये एक बच गया बेटा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, बच गया ये। तो ये बच गया, इसमें क्या लिखे बताओ, माइनस, देखो अब I1 इधर जा रहा है तो I1 की वजह से ड्रॉप होगा, तो -10 I1, है ना। और ये I जो है बेटा, ये I क्या इस तरफ फ्लो हो रहा है, आई की वजह से क्या, अगर हम सी से ए जाएंगे तो आई की वजह से पोटेंशियल में इंक्रीज होगा, तो पोटेंशियल में इंक्रीज होगा तो कितना होता है मुझे, -10 I, है ना, इज इक्वल टू कितना, 0। अब तो 0 लिख लूं। हाँ सर, अब लिख दो। अब कौन सा, अब अगला कौन सा लूप लूं बताओ, BCDB नहीं, BCDB, है ना, BCDB लूप के लिए लिखते हैं बेटा इक्वेशन, चलो आ जाओ। तो इस वाले में तो कुछ नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ से ये 5 ओम जा रहा है। अब इस 5 ओम में I इधर जा रहा है और I2 इधर जा रहा है, और हम जा कहाँ से कहाँ रहे बेटा, B से C जा रहे हैं। तो B से C जाने में I2 की वजह से क्या होगा, करंट इधर है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो हम कहेंगे कि हम हाई से लो जा रहे हैं, तो इसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है I2 की वजह से। तो क्या लिखूंगा बताओ, -5 I2। अच्छा I की वजह से क्या हो रहा है बेटा, पोटेंशियल में इंक्रीज आ रहा है, तो क्या लिखूंगा, +5 I। बहुत शानदार। अब इस I2 की वजह से क्या हो रहा है बेटा, पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है, बिल्कुल। तो कितना लिखूंगा, -10 I2, और I1 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो +10 I1। अब इस 10 ओम में कितना बेटा, -10 I2, क्योंकि इधर ही करंट जा रही है I2, है ना। तो आप पहुंच गए वापस अभी तक, ये भी इक्वल टू 0। अब कौन सा लूप ले बेटा, एक तीसरा लूप ले लेते हैं, ये वाला, है ना, ये वाला लूप ले लेते हैं। तो बी मतलब ये वाला लूप, I करंट वाला जो लूप है, ये वाला लूप ले लेते हैं। तो इस वाले लूप के लिए क्या लिखूंगा, इक्वेशन बताना मुझे। 10I + 5I। 10 पहले V, अच्छा यहाँ से कह रहे हो क्या, 10I + 5I
+5 आई या बेटा -5 आई हाँ, या मतलब माइनस? दोनों दोनों माइनस के होंगे मतलब। हाँ दोनों माइनस, ठीक है। हाँ, और प्लस v। देखो ये लूप का नाम मैं रख रहा था ना, ये बी है, ये ए है, तो हमारा लूप हो जाएगा बी ए सी बी, है ना, ये लूप हो गया। अब इस लूप के लिए इक्वेशन लिखते हैं बेटा, देखो बी से शुरू करते हैं ना, बी से आगे चलते हैं, तो ये बी जो है ये पोटेंशियल बढ़ा रहा है, तो इसे प्लस बी लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। अब यहाँ से यहाँ गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ए से सी गए, ए से सी गए तो आई की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप, तो मतलब क्या, -10i। -10 आई और I1 की वजह से पोटेंशियल बढ़ा ना बेटा, अगर मैं ए से सी आया तो क्या हाँ लिखूं, सर, +10I1। +10i1 अब इसके लिए क्या लिखूं, -5i +5i2 बहुत शानदार, इज इक्वल टू 0, 0। हो गया, हाँ सर। हो गया। अब देखो बेटा ये 3 इक्वेशन बना दी हमने, है ना, अब क्या करें, अब इस 3 इक्वेशन में क्या करें यार, v अपॉन i की वैल्यू निकालते हैं ना, तो यहाँ पर मैं I1 और I2 को i के टर्म्स में लिखता हूँ, ठीक है बेटा, देखना ये वाली जो इक्वेशन है इसमें मैं I1 और I2 को i के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, सुनना ध्यान से, देखो है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, ये -5i1 और -10i1 कितना हो गया बेटा, अच्छा यहाँ 10 भी तो है, 5 ये 5 ये 10 15, 15 और 10 25, -25i1 हाँ सर। और 10i2, तो मतलब मैंने लिख दिया 10i2 -25i1, ठीक है, क्या लिखा मैंने बेटा, देखना ध्यान से, 10i2 -25i1 इज इक्वल टू कितना, 10i। 10i, बहुत शानदार, 10i, बहुत अच्छे। अब इसके लिए क्या लिखूं, इस वाले इक्वेशन के लिए I1 और I2 को I के टर्म्स में लिखना बेटा, है ना, ये ध्यान रखना बस, ये 5i है, तो ये 5i है, I2 कितना देखो 5 10 15, 15 और 10 25, तो फिर से इधर 25 चला जाएगा क्या बेटा, हाँ। और ये जो देखो ये हमारा बन रहा है यहाँ पे -25 है ना, तो -25 को अगर मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या ये +25 हो जाएगा बेटा, हाँ सर, +25 I2 i2 -10i1 -10i1 = 5i। इज इक्वल टू 5i को मैं इस तरफ ही छोड़ देता हूँ, है ना, ठीक है, ये हो गया। इस वाले इक्वेशन को भी लिखते हैं बेटा, I1 और ये इक्वेशन जो है ये किसके ऊपर है, V और I वाला है ना, तो पहले ये दो इक्वेशन लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये सॉल्व करके देखो होगा ये कि मेरे पास I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी, उसे मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, मेरे पास V और I के बीच में रिलेशन आ जाएगा, काम हो जाएगा, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही, बताओ, इसे आ भी रही है सर। इसे आ ठीक रही है सर। आ रही है। इसे भी एक बार वो कर लेते हैं ना, लिख ही लेते हैं, इसे अगले पन्ने पर ले चलते हैं इसको और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखो सभी लोग यहाँ पर, ये दो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, अब इन दो इक्वेशन को चलो सॉल्व कर लेते हैं एक बार, है ना, सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा देखना बेटा, एक बार यार ध्यान से, 10i2 एक बार 5 को निपटा लेते हैं दोनों तरफ से, है ना, तो दोनों तरफ से अगर 5 को निपटाएंगे तो यहाँ पर 10 थोड़ी 2 बनेगा, है ना, कितना बनेगा बेटा, 5 से इसे निपटाओगे तो कितना बनेगा 2, तो 2i2 -5i1 इज इक्वल टू 2i, ठीक है, और ये वाला क्या बनेगा बताओ मुझे, ये बनेगा 5i2 -2i1 2i1 इज इक्वल टू i। i, बहुत शानदार, इसे मैं कहता हूँ ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसे मैं कहता हूँ ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब एक बार अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना, सब्ट्रैक्ट वगैरह मुझे लगता है करना पड़ेगा, है ना बेटा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ बताओ, 5 से, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूँ 2 से, ये सब बहुत आसान तरीका लगता है मुझे, है ना, ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने वाला, इसलिए मैं यही यूज करता हूँ, तो क्या लिखूँ बता देखो, 10i2 -25i1, अरे हाँ 10i2 -25i1 इज इक्वल टू 10i, और ये वाला क्या बन जाएगा बेटा बताओ मुझे, 10i2 -4i1 4i1 i1 = 2i। इज इक्वल टू 2i, शानदार। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये वाला प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये भी माइनस बन जाएगा, तो ये तो निपट गया बेटा। अगर ये प्लस हो गया तो क्या यहाँ -21i बना गया, -21i1 इज इक्वल टू कितना बेटा, 8i, 8i। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ
I1 की वैल्यू क्या होगी बेटा 8i/21, ठीक है। और I2 की वैल्यू फिर कितनी आएगी? अगर I1 हमारा 8i/21 आया है, 8i/21 आया है, अगर ये I बड़ा हो जा रहा है ना, 8i अगर आया है तो अब देखो I1 की वैल्यू हमारे पास 8i/21 आ गई, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा एक बार, ठीक है। I1 को पुट कर लेते हैं किसमें, किसी में भी कर लेते हैं, आसान सा जो लग रहा है अपने को, इसमें पुट कर लेते हैं। तो क्या बनेगा बताओ मुझे? 5i2 इज इक्वल टू I प्लस 2i1। तो 2i1 मतलब कितना बेटा 16i/21। तो 5i2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे, बताओ कितनी हो गई? 21 और 16 कितना होता है बेटा? 37। 37। बहुत शानदार, 37i/21 ये हो गया। तो I2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बताओ? 37i/21 इंटू 5, 21। ठीक है। 21 इंटू 5 ही रखते हैं। अब जो हमारा इक्वेशन था बेटा पिछला वाला, वो इक्वेशन देखो कौन सा था? ये देखो ये वाला इक्वेशन, इसे मैं लिख देता हूँ एक बार, है ना, दोबारा से। क्या लिखूंगा देखो, 10i 5i, यही तो है ना i, हाँ ठीक है। तो कितना लिखूंगा बताओ? v इज इक्वल टू 15i, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके मैंने -10i1 -10i1 -5i2। -5i2, हाँ सर। ठीक है। अब इस इक्वेशन में मुझे I1 और I2 पुट करना है ना, तो इसे मैं अब दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ले जाऊं। ले जाओ सर। मतलब I1 और I2 पुट करने के लिए अगले वाले पन्ने पर 15 10 5, देखो v इज इक्वल टू 15i -10i1 -5i2, यही था ना बेटा? हाँ सर। ठीक है। तो अगर यही था तो अब चलो I1 और I2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं यार। कोई एक नेगेटिव भी आया था क्या? हाँ, I1 तो नेगेटिव आया था ना बेटा हमारा। I1 नेगेटिव था। I1 नेगेटिव था तो I2 भी नेगेटिव ही होगा, क्या लगता है तुम्हें? नहीं सर। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे ना यार, ये हमने थोड़ी गलती कर दी बेटा, देखो। हाँ ये वैल्यू नेगेटिव होगी। हाँ हाँ ये वैल्यू नेगेटिव होगी ना, ये फिर वैल्यू भी यहाँ ये नेगेटिव होगी। वैल्यू अलग आएगी, वैसे पॉजिटिव हाँ तो आएगी। 21 में से 16 जाएगा तो 5 बचेगा ना बेटा, तो 5 यहाँ बचेगा। 37 की जगह 5 हो जाएगा। हाँ 5 से 5 निपट जाएगा। 5 से 5, हाँ 5 से 5 निपट जाएगा यार, बहुत शानदार। तो I2 की वैल्यू तो इतनी खतरनाक तो है ही नहीं फिर हाँ आसान है वो और तो आसान है फिर तो। हाँ वही तो। देखो कितनी बनी बेटा I2 की वैल्यू, देखो I2 हमारा I/51 आ गया क्या? 21 अब सर। वैल्यूज क्या कह रहे हो? 21। 20, सॉरी I/20। तो I/21। अब v की वैल्यू निकालते हैं यार, है ना। I1 I2 की वैल्यू पुट करते हैं। -8, चलो क्या कितना बना बेटा? देखो ये 15i -10i1 तो -10i1, I1 की जगह ये पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा बेटा? ये 80/21, प्लस का बन जाएगा ये वाला प्लस का बन जाएगा I1 वाला, बहुत शानदार। I और माइनस 5i2 मतलब 5i/21, 5i/21। ठीक है। कितना बनेगा बताओ? 15i इज इक्वल टू, ये 80 में से 5 चला जाएगा 75, तो 75i, सॉरी 15i प्लस, है ना, 15i प्लस 75i/21, ये बन गया। 3 से निपटेगा क्या बेटा? हाँ सर। 7 और 2 25। 25, बहुत बढ़िया। अब कितना हो गया ये बताओ? ये v की वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम, देखो v की वैल्यू आ रही है ये, तो अब ये कितनी आ रही है? तो 15 इंटू 7 कितना होगा बेटा? 105i प्लस 25i डिवाइडेड बाई 7, ये किसकी वैल्यू बेटा? v की। तो मतलब अब ये कितना बन गया? देखो 105 और 25 कितना बन गया? 130i/7। तो मतलब हमारे पास जो v की वैल्यू आई वो कितनी आ गई बेटा? 130i/7। तो यहाँ से जो हमारे पास v/i आया वो कितना आया? 130/7। तो हमारे पास जो r इक्विवेलेंट हम जो कह रहे थे वो कितना बन गया बताओ? 130/7। बहुत शानदार, 130/7। देख रहे हो कितना अजीब सा आंसर आया है मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि 130/7 आ जाएगा क्या? क्योंकि देखो 5 10 5 10 लिए बेटा हमने, सोच रहे हो। हाँ 7 तो बनने का ही नहीं सोच रहे हम।
हाँ वही, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से बेटा सॉल्व करेंगे। समझ आया सबको? बताओ मुझे एक बार, सभी लोग हैंड रेस करके बेटा, और आप बोल आ भी गया सकते समझ हो में सर। पूरा 100%। हाँ सर, आसान प्रोसेस सर है। 202%। वाह, अच्छा आसान है ये। आसान है ना? हाँ आसान होती नहीं है बेटा, ये कर नहीं पाते लोग, पता तुम्हें उन्हें आप नहीं मिले होते ना, आपने पढ़ाया नहीं उनको। क्या बात कर रहे हो और बेटा क्या। चल समझ आ गया सबको ये? हाँ सर आ गया। ओके चल। अब बेटा देखो, अब ये जो हमने बोला कि चलो यहाँ पर 3 लूप बन रहे हैं, तो हमने अब सॉल्व कर दिया। तो एक चीज हमें क्या महसूस हुई बेटा, कि अगर हम किरचॉफ लॉ यूज करें तो हम मैक्सिमम रेसिस्टेंस के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ये बात पता लग रही है अपने को, कि अपने को कैसा भी कोई भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने को दे दे, अगर मैं ये वाला तरीका अगर मुझे आता है किरचॉफ लॉ वाला, तो मैं बहुत आसानी से कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकता हूँ। बस ये होगा कि जैसे यहाँ पे 3 लूप था, तो मैं समझा रहा था तुम्हें, ये सब कर रहा था, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। अगर हम ऐसे ही करते रहते तो थोड़ा सा हो सकता था 3-4-5 मिनट में मैक्सिमम हो जाता है ना, क्योंकि हम जल्दी जल्दी करते हैं ना, अगर हम खुद कर रहे होते। तो यहाँ तो बता रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय लग रहा है ना। तो 3 लूप तक भी हम कर सकते हैं। लेकिन अब तुम ऐसा सोचो कि अब ये ऐसा लूप आ गया है, देखो 1 2 3 4 लूप बन गए इसमें, और अगर इसमें अपने को ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है वैसे तो, है ना। तो इसमें भी हम वो वाला काम कर सकते हैं बेटा, जो हमने पिछले सवाल में किया था, है ना। क्या काम कर सकते हैं, जैसे ये वाला जो हमारा डंडा है, यहाँ पर हम बना लेंगे दो चार डंडे, और ऐसे सर्किट इसे कंप्लीट कर देंगे सर्किट को, ठीक है। और सर्किट जब कंप्लीट हो गई, तो अब हमने क्या बोला सर्किट कंप्लीट करने के बाद, कि अब हमारे पास कितने लूप बन रहे, देखो 1 2 3 4 और एक ये 5, ठीक है। ये 5 लूप बन रहे हैं, और हम इसे सॉल्व कर भी सकते हैं। फिर वही 5 इक्वेशन, 5 वेरिएबल, सॉल्व तो हो ही जाएगा। एक्चुअली 6 वेरिएबल हो जाएंगे, v अपॉन आई की वैल्यू निकालनी होगी, है ना, यही करना होगा अपने को। तो हमने बोला है कि यार ये तरीका जो है ना हमारा, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है ना, वक्त ज्यादा लगेगा अपने को। तो एग्जाम में तो हम नहीं कर सकते ऐसा, इतना टाइम एक सवाल पे इतना टाइम देंगे, जो आसान है वो करेंगे यार, नंबर तो बराबर ही मिल रहे हैं, है ना हाँ सर और क्या। बिल्कुल। तो फिर ऐसे सवाल पे टाइम खोटी करने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर इसके लिए हमने एक नया तरीका सोचा, कि अगर ये सर्किट सिमेट्रिक है, अगर ये सर्किट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का क्या मतलब बेटा, कि जैसा मतलब जो ये ए और बी लाइन, ए और बी जिन दो पॉइंट के बीच में अपने को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है ना, उन दोनों पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर दो, फिर देखो सिमेट्रिक, ठीक है। कि ऊपर की तरफ भी सिमेट्रिक है, नीचे की तरफ, मतलब जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी है क्या, ऐसा देखना होता है, ठीक है। इसे हम सिमेट्रिक सर्किट्स कहते हैं। अगर ये सर्किट सिमेट्रिक नहीं होते ना बेटा, तो फिर हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। एक तरीका है अपना रामबाण जिसे हम कहते हैं, वो है किरचॉफ लूप रूल, ठीक है। वो वाला अगर हम यूज कर लेंगे तो हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब सिमेट्री है, तो हमने सोचा कि यार अगर सिमेट्री है तो कुछ चीजें तो हो सकती हैं। क्या थी वो चीजें, देखो क्या थी, बताता हूँ मैं तुम्हें मैं इस सर्किट को एक बार दोबारा बनाता हूँ, है ना बेटा, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखना ध्यान से बस, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा तो चमकेगा, है ना। क्या कह रहे हो सर, जूम कर दो काम चल जाएगा बोलते नहीं यार बेटा, ऐसे मजा नहीं आता क्लास में मुझे पढ़ाने में, बताओ। सर अभी समझ रहे हैं बस। फिर भी इतना तो बोल रहे हैं सर। नहीं बेटा, थोड़ा बहुत ऐसे देखो, ये वाली चीज जरूरी है बेटा क्लास में, है ना, क्योंकि अब वो वाली क्लास होती तो बात अलग होती, सर लेकिन सर कह रहे ऑनलाइन में, करेंगे शुरू जल्दी। हाँ यार, अब हो जाए बस हाँ सर, घर में पड़े पड़े बोर हो गए। हाँ यार, चलो देखो क्या बोला मैंने। मैंने बेटा देखो ये वो लगाए हैं यहाँ पर, क्या चीज, सर एक रेजिस्टेंस रह गया आपका। क्या बात, अच्छा यहाँ वाला रह गया है, आ गया क्या अब चलो देखो बेटा, ये हमारा पॉइंट ए और ये पॉइंट हमारा बी, है ना। अब मान लो कि मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि मतलब
अगर मैं इसमें तुमसे कहूँ कि मैंने यहाँ बैटरी एक जोड़ दी बेटा, ठीक है, तो कुछ भी V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी ऐसे नॉर्मली, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि देखो क्या हो क्या रहा है बेटा यहाँ पर कि जब इसमें करंट जा रहा है, क्या बोला मैंने कि यहाँ पर मैंने V वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहाँ से कोई कुछ I करंट जा रहा है मान लो, है ना, बैटरी से I करंट विड्रॉ हो रहा है, और ये I करंट मैंने बोला कि ये I करंट यहाँ भी जा रहा है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पर ये करंट जो है वो डिवाइड होगा, ठीक है, तो डिवाइड अगर होना है इसे, तो मैं एक चीज कह सकता हूँ क्या बेटा, सुनना ध्यान से, ठीक है मेरी बात, ये सिमेट्रिकल सर्किट्स की बात है कि ये वाला इधर जो करंट जाएगा, इधर जो करंट जाएगा और इधर जो करंट जाएगा ये सेम होगा। हम ऐसा कहते हैं कि इन तीनों में करंट जो घुसेगा ना वो सेम घुसेगा। कैसे? मैंने बोला कि अगर ये रेसिस्टेंस R है, ये रेसिस्टेंस R है और ये रेसिस्टेंस भी R है, ये तीनों रेसिस्टेंस क्या है बेटा, R है, ये दोनों भी R ही हैं, ये तीनों भी R ही हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से R घुस रहा है बेटा, तो मतलब यहाँ से भी R, यहाँ से भी R, यहाँ से यहाँ पर भी R, ये तीनों R, तो अगर I करंट जा रहा है बेटा, तो अपने को सिमेट्री से ये चीज दिखती है क्या कि तीनों में बराबर करंट घुसेगा? हाँ हाँ सर, सर, तीनों में बराबर घुसेगा। घुसेगा। बराबर घुसेगा, ये हम कह सकते हैं ना, हम सिमेट्री वगैरह थोड़ा दिमाग भी लगा के हम कह सकते हैं। तो मैं कह देता हूँ बेटा यहाँ I/3, यहाँ I/3 और यहाँ भी I/3, हाँ सर। ठीक। अब एक और बात बताओ कि अगर ये तीनों रेसिस्टर सेम है बेटा, तो तीनों में से I/3 करंट आके वहां I बन जाएगा। और क्योंकि अब बेटा देखो बैटरी में जाना तो आई ही है, तो यहाँ से जो आना होगा वो भी आई ही होगा, तो अगर ये तीनों घुस रहा है यहाँ से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि तीनों से जो करंट आ रहा होगा वो भी I/3 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 ही आ रहा होगा। यस सर। तो हाँ मतलब इस सर। वाले ब्रांच में I/3 है, इस वाले ब्रांच में I/3 है, तो मतलब इस R में तो कुछ घुसा ही नहीं। हाँ सर। क्या लगता है तुम्हें यार? सर बहुत माइन्यूट करंट घुसा होगा, नेग्लिजिबल जिसे कह सकते हैं। नहीं 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 घुसता है बेटा, नहीं घुसेगा, जीरो घुसा ही नहीं। डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर लगा के देखोगे, जीरो डिफ्लेक्शन। अच्छा सर। अच्छा। हाँ, क्योंकि और इससे तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि बेटा अगर तुमने यहाँ का पोटेंशियल जीरो अज्यूम किया ना, तो यहाँ का पोटेंशियल तुम्हें V अज्यूम करना पड़ेगा, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V और यहाँ का भी पोटेंशियल V, और यहाँ का पोटेंशियल जीरो तो यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो, ठीक। हाँ अब सर। जब सर तुम कह यहाँ रहे हो पे कि वैसे सोच सकते हैं, यहाँ पे दो स्टोन ब्रिज बन गए, एक ऊपर एक नीचे। हाँ ऐसे भी तुम कह सकते हो, लेकिन ऐसा, हाँ कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, पर ये थोड़ा सिमेट्री वाला सिस्टम है ना, तो इसलिए थोड़ी ये चीज अपने को ये देखनी पड़ती है कि अगर इसमें I/3 पोटेंशियल वाले तरीके से अगर हम सोचे, तो हम ये कह सकते हैं कि देखो इसमें भी I/3, इसमें भी I/3, इसमें भी I/3, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हुआ होगा उतना ही यहाँ भी हुआ होगा, उतना ही यहाँ भी हुआ होगा, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, तीनों सेम ही होगा ना बेटा। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो फिर इस वाले ब्रांच में कोई करंट ही नहीं जाएगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल अगर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक करंट फ्लो होने की कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, है ना। हाँ सर। तो मतलब अब ये दोनों निपटा दूं, फिर मैं ये दोनों हटा दूं? हटा दो सर। जो मर्जी कर लो सर, एक ही बात है। है ना। तो फिर देखो, तो फिर ये खत्म, यहाँ जीरो करंट, यहाँ भी जीरो करंट। तो अब जो सर्किट बनी वो कैसी बनी बेटा, बताओ। सर डायमंड बन गया, ये बीच की ब्रांच है नहीं और एक लाइन बस जा रही है तीन A ब्रांचेस to बन O गई तक। बस पैरेलल में। बिल्कुल ऐसी। हाँ सर। हाँ सर। बस अब तो निकाल सकते डायमंड हैं नहीं एक सर, वाले। सॉरी डायमंड नहीं है ये, पतंग अरे है जो तो। भी हाँ हाँ। है। जो भी है, ठीक है। यहाँ, 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 और बेटा एक बात ध्यान रखना, ऐसा सिर्फ सिमेट्रिकल सर्किट्स के साथ होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी सर्किट में हम ये यूज कर सकते हैं, ऐसा सिर्फ हम सिमेट्रिकल सर्किट्स के लिए कर सकते हैं ना। क्यों पता है? अगर ये A है और ये B है, देखो सिमेट्रिकल सर्किट्स के लिए ही हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं ना कि अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होता ना बेटा सर्किट, तो यहाँ पर तीनों करंट इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा होता, नहीं होते सर। नहीं होते। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, तो जब जब ऐसा ऐसा जब सिमेट्रिकल सिचुएशन मिलेगी ना अपने को, तभी हम ये चीज कह सकते हैं, अगर सिमेट्रिकल सिचुएशन नहीं मिलेगी तो हम नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ सर। देखो मैंने बोला R R और R, ये भी R R और ये भी R, तो अब कितना हो गया ये बताओ, 2R इधर, 2R इधर, 2R इधर, टोटल कितना हो गया बेटा R इक्विवेलेंट? 2R/3। हाँ सर। ये कैसे लिख लिया मैंने?
बताऊं क्या फॉर्मूला, बताऊं क्या बेटा? 1/2 और 1/2 और 1/2 और 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r, क्योंकि 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/2r हो गया, तो ये 2r/3। ठीक है, तो ये जो आर इक्विवेलेंट हमारे को कितना बन गया, 2r/3। समझ आ गई बात या नहीं है? समझ गए सर। समझ गए। एक और तरीका बताता हूँ इसका, टाइम ज्यादा हो जाएगा, नहीं अभी है टाइम, है ना, 2 4 5 मिनट तो एक्सटेंड कर ही सकते हैं बेटा क्लास, है ना? हाँ हाँ सर। सर। बिल्कुल। अब चलो एक और तरीका बताता हूँ इसका बेटा, ठीक है, बताऊं? हाँ बता सर। दो सर। देखो, तुम सोचो कि ये जो हमारा सर्किट है बेटा, इसे पता है मैं क्या करता हूँ, देखो इसे मैं फोल्ड करना चाहता हूँ। मतलब जैसे ये पॉइंट अगर हमारा ए है, देखो अगर ये पॉइंट हमारा ए है बेटा, और ये पॉइंट अगर हमारा बी है, ठीक है, तो अगर मैं इसे ए बी लाइन के अबाउट फोल्ड कर दूं, क्योंकि सिमेट्रिकल सर्किट है, ये जो ओवरलैप दोनों कर पॉइंट, जाएंगे। हाँ ओवरलैप कर जाएंगे रेसिस्टेंसेस, तो हाँ मतलब सर। ये वाला और ये वाला पैरेलल में आ जाएगा, ये वाला और ये वाला पैरेलल में आ जाएगा, हाँ और सर। ये वाला और ये वाला भी पैरेलल में आ जाएगा। हाँ सर। क्या बनेगा फिर बताओ मुझे? सर्किट अब कुछ ऐसा बन जाएगा क्या बेटा? देखो नीचे बना, थोड़ी जगह देखो, देखना ध्यान से, तो कोई परेशानी होगी तो प्लीज पूछ लेना। देखो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, बताओ ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? क्या बनेगा लगता है सर, तुम्हें? बनेगा। बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा, है ना? तो अगर 100% यहाँ बन रहा है, तो मतलब अब ये वाला रेसिस्टेंस तो हमारा आर ही रह गया बेटा, ठीक है, ये वाला रेसिस्टेंस जो है ये भी आर ही रह गया। इन तीनों के बारे में बात करते हैं, कितना कितना हो जाएगा, इन तीनों के बारे में बात करें कितना कितना हो जाएगा। जैसे अब देखो ये आर और ये आर ओवरलैप हो गए ना, ये आर और ये आर ओवरलैप हो गए, तो ओवरलैप हाँ हो गए तो सर। पैरेलल में हो गए, ये अगर R/2। ओवरलैप हो पैरेलल हो गए ना, तो क्या ये r/2 बन गए। उसी तरह से हाँ ये सर। दोनों ओवरलैप हुए तो ये भी r/2, ये दोनों ओवरलैप हुए तो ये भी r/2, यस सर। है ना? तो मतलब ये वाला भी अपना r/2, ये वाला भी अपना r/2 और ये वाला भी r/2। तो अब सोचो, अब क्या तुम्हें ये दिख रहा है बेटा कि व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा कुछ बन गया? हाँ सर बन हाँ गया। सर, बन गया। व्हीटस्टोन ब्रिज हाँ के सर। जैसा बन गया, तो मतलब अब फिर ये r/2 निपटा लेंगे यार। अब हाँ कितना सर। बन गया देखो, r और r 2r, और ये r/2 और r/2 कितना r। तो अब जो हमारा ये सर्किट बना, ये कैसा बना बेटा बताओ मुझे? ए और बैलेंस बी के बीच व्हीटस्टोन में ब्रिज। एक बैलेंस बन गया, बैलेंस बन गया, तो इसे तो निपटा भी दिया मैंने, हाँ सर निपटा दिया। इसे निपटा दिया मैंने। निपटाने के बाद ये ऊपर वाला हमारा 2r बन गया बेटा, और ये नीचे वाला कितना बन गया, r। R। अब 2r और r के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? बड़े प्यार से सर। बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, आ जाओ निकाल लेते हैं फिर। देखो r इक्विवेलेंट कितना बन गया हमारा, 2r इंटू r अपॉन 2r प्लस r, कितना बना बताओ? ये बन गया हमारा 2r स्क्वायर 2r/3r। डिवाइडेड बाई 3r, एक r निपट गया यहाँ से, कितना बन गया बेटा? 2r/3। 2r/3 वही बहुत रिजल्ट अच्छा, आ गया। सही आ गया क्या? हाँ सर। आ गया सर। वाह बहुत बढ़िया। समझ सर आया तो बेटा सॉल्व नहीं करने का आया एक ये तरीका बताओ? है, क्या कह रहे सॉल्व करने का हो? एक तरीका है। क्या क्या? ये तो सॉल्व करने का ही तरीका हो गया सर, पिछले क्वेश्चन हाँ वाला। हाँ हाँ हाँ, सॉल्व करने का ही तरीका हो गया। एक सवाल को करने के 2 3 तरीके अगर हमें पता होते हैं ना, तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है थोड़ा सा। सही बात है सर। हाँ सर। समझ आ गई बात ये या नहीं आ आई? गई सर, आ गई। आ आ गई गई सर। बहुत अच्छा। बेटा एक बार हैंड रेज करके बता दो मुझे, कितने लोगों को समझ आ गई?